नमस्कार दोस्तों, 1945 से लेके 1991 का बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री टेंशन को लेके द कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द कम्युनिस्ट ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि रशिया के बीच में जंग छिड़ जाता है। End of the Second World War, the Cold War had begun. The world lay divided between two great superpowers, the United States and the Soviet Union. Power. Two sides would back opposing groups to advance their own agenda, stockpile nuclear weapons, questions over how to use, control, and eliminate the conflict. उसी में रशिया अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था और अमेरिका उसको रोकने के लिए पूरा जान लगा देता है। लेकिन ये सोचने की बात, यहाँ कोई मिलिट्री फाइट नहीं चल रहा था दोस्तों, यहाँ प्रोक्सी वॉर चल रहा था। It would not be a conventional war with the two sides never directly fighting. Instead, it would be an ideological battle between communism and capitalism, the East versus the West, and the resulting struggle for ideological influence and power. This struggle would be seen throughout the world, with small regional conflicts being turned into proxy wars. थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूँ उसी प्रोक्सी वॉर के बारे में। एक्चुअली ये प्रोक्सी वॉर है क्या? यहाँ अमेरिका और सोवियत यूनियन डायरेक्ट लड़ते नहीं थे, यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि कोल्ड वॉर का टाइम पे नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसएसआर ने साउथ कोरिया और यूएस को हराने के लिए, ठीक उसी प्रकार यूएस ने सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया और यूएसएसआर को हराने के लिए। चीज सिंपल है दोस्तों, ये दोनों सुपर पावर है, यूएस एंड यूएसएसआर अपना अपना वर्ल्ड डोमिनेंस चाहते हैं। उसी दोनों कंट्री के बीच में स्पेस रेस, न्यूक्लियर रेस और मून रेस और प्रोपेगेंडा कैंपेन एंड स्पॉट डिप्लोमेसी छिड़ जाता है। लेकिन 1957 को सोवियत यूनियन ने फर्स्ट टाइम अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च करके पूरा अमेरिका को हिला कर रख देता है। The USSR would manage to launch the world's first intercontinental ballistic missile, or ICBM, on August 21st, 1957. Later that year, on October 4th, they would use a modified ICBM to launch Sputnik, the world's first artificial satellite. It was a massive psychological victory and would cause a panic in the United States, leading to the creation of NASA the following year and kick-starting a decade-long space race to land a man on the moon. लेकिन अभी ये रेस कोई स्पेस रेस, कोई मून रेस नहीं चल रहा है दोस्तों, अभी ये AI रेस चल रहा है अमेरिका और चाइना का बीच में। आइए समझते हैं एक्चुअली ये AI रेस क्या होता है आज की इसी वीडियो में। 20 जनवरी 2025 को चाइना से एक ऐप लॉन्च होता है और पूरे दुनिया को हिला के रख देता है। उसी ऐप का नाम है DeepSeek R1। एक्चुअली DeepSeek R1 है क्या, आइए समझते हैं। ये DeepSeek इज स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनिंग मॉडल, उसी को बनाया गया एक चाइनीज कंपनी AI स्टार्टअप DeepSeek के द्वारा। ये DeepSeek R1 एक AI टूल से है, जैसे कि ChatGPT एक AI टूल से और O1 उसी का मॉडल से, ठीक उसी प्रकार DeepSeek उसी का AI टूल से और R1 उसी का मॉडल से। उसी DeepSeek R1 का मेन मकसद है आज पूरा दुनिया में जितने AI चैटबॉट है, यानी कि जितना AI टूल से ये सबका साथ कम्पीट करना, यानी कि गूगल का एडवांस जेमिनी AI, ओपन AI का ChatGPT O1 और फेसबुक का मेटा लामा को ये बीट करना है। उसी DeepSeek का हेडक्वार्टर हैंगजो जेजियांग चाइना में है और उसी का फाउंडर लियान वेनफेंग के द्वारा इसी DeepSeek R1 को बनाया गया। जैसे ये DeepSeek R1 मॉडल 20 जनवरी 2025 को लॉन्च होता है, ठीक 6 दिन के बाद यानी कि 27 जनवरी 2025 को अमेरिका में स्टॉक प्राइस क्रैश देखने के लिए मिलता है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट का 2.14%, टेस्ला का 2.86%, गूगल क्लाउड का 4.3% और एनवीडिया का 17% प्राइस क्रैश देखने के लिए मिलता है। उसमें सबसे ज्यादा एनवीडिया कंपनी का लॉस होता है दोस्तों। आपका मन में सवाल आता होगा, उसी DeepSeek R1 की वजह से एनवीडिया कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिर गया? आइए समझते हैं। देखिए, एनवीडिया कंपनी ने गेमिंग और AI कंप्यूटिंग के लिए GPU बनाती है। GPU मीन्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और उसी चिप को यूज किया जाता है AI चैटबॉट बनाने के लिए। और ChatGPT ने उसी एनवीडिया कंपनी का चिप को यूज करता है अपना सुपर कंप्यूटर में। जैसे DeepSeek R1 लॉन्च होता है, एनवीडिया इन्वेस्टर ये डर रहे थे कि अगर एनवीडिया कंपनी के कॉम्पिटिटर को एनवीडिया GPU जैसे प्रोडक्ट कम प्राइस पे और कम दाम पे मिल जाता है कि उसी एनवीडिया कंपनी का एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। इसलिए एनवीडिया कंपनी का शेयर क्रैश देखने के लिए मिलता है अराउंड $600 बिलियन। सिंपल इकोनॉमिक रूल है दोस्तों, लो डिमांड लो रेवेन्यू स्टॉक क्रैश। उसी DeepSeek R1 को बनाने के लिए $5.6 मिलियन खर्च हुआ है और OpenAI ChatGPT को बनाने के लिए अराउंड $100 मिलियन खर्च हुआ है।
ये डीपसीक R1 को बनाने के लिए 200 एम्प्लॉय के द्वारा बनाया गया और ये चैट जीपीटी को बनाने के लिए 4000 एम्प्लॉय की जरूरत हुआ था। और ये डीपसीक को बनाने के लिए सिर्फ 2 साल का समय लगा था और ये चैट जीपीटी को बनाने के लिए सालों साल लग गया था दोस्तों। 2 नवंबर 2023 को डीपसीक ने उसी का पहला मॉडल लॉन्च करता है, डीपसीक कोडर। और 29 नवंबर 2023 यानी उसी साल ही डीपसीक LLMA सीरीज और 9 जनवरी 2024 को डीपसीक 2 MOE मॉडल लॉन्च करता है। अप्रैल 24 को डीपसीक 2 मैथ मॉडल यानी कि बेस इंस्ट्रक्ट और RL सीरीज लॉन्च करता है। जैसे मई 2024 को डीपसीक 2 लॉन्च होता है, चाइना में प्राइस वार देखने के लिए मिलता है जायंट्स कंपनी के बीच में। उसमें बाइडेंस, टेंसेंट और बाइडू एंड ओलीबाबा जैसे AI कंपनी को अपना AI सर्विस का प्राइस घटाना पड़ा उसी डीपसीक की वजह से। जैसे 20 जनवरी 2025 को R1 मॉडल लॉन्च होता है, पूरा अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन जाता है iOS एंड एंड्रॉइड में। ये डीपसीक कम टाइम पे पॉपुलर होने का मेन रीजन है डीप थिंकिंग की वजह से, यानी इंसान जैसे बिहेवियर करके आपको आंसर देता है। और दूसरा रीजन ओपन सोर्स AI की वजह से, यानी कि 2 टाइप का AI होता है दोस्तों। पहला क्लोज सोर्स ऑफ AI और दूसरा ओपन सोर्स AI। क्लोज सोर्स AI मीन्स ये AI कैसे काम करता है, डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा कहाँ जा रहा है, किसी को पता नहीं चलता है, यहाँ क्लोज रहता है सब कुछ। ओपन सोर्स AI मीन्स आपका हिसाब से आप कोड को डाउनलोड करके आपका कंप्यूटर में आप लोड कर सकते हो और आपका हिसाब से डाटा को बदल सकते हो उसी कोड को चेंज करके। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि 7 अक्टूबर 2022 को अमेरिका ने चाइना के ऊपर एनवीडिया चिप ट्रांसफर के ऊपर रोक लगा दी थी ताकि चाइना ने AI रेस में अमेरिका को ना हरा पाए। US officials have ordered NVIDIA to stop exporting 2 top computing chips used in artificial intelligence to China. लेकिन लियान वेनफेंग ने 2021 में एक AI प्रोजेक्ट के लिए आउटडेटेड 10,000 NVIDIA A100 चिप्स इकट्ठे किए थे एक AI चैटबॉट बनाने के लिए। जब मैंने पर्सनली उसी डीपसीक को यूज करने लगा, मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि एक में तो ये लेट में रिप्लाई देता है और दूसरा चाइना के बारे में कुछ चीज पूछने के बाद ये रिप्लाई देता है, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये कौन सा बात हुआ है भाई? चैटबॉट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड का आंसर देना चाहिए, लेकिन ये डीपसीक ने आंसर नहीं देता है। इसलिए मुझे ये डीपसीक को लेके डाउट हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड का डाटा को लेके चाइना ने क्या करेगा उसकी का भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बहुत सारा कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन ने उस डीपसीक को बैन कर चुके हैं अपना अपना कंट्री में। उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, इटली नासा, साउथ कोरिया इंडस्ट्री मिनिस्टर, ताइवान गवर्नमेंट एजेंसी, टेक्सास स्टेट गवर्नमेंट, US ने भी, US कांग्रेस और US पेंटागन ने उसी डीपसीक को बैन कर चुके हैं अपना कंट्री में। लेकिन ये दुख की बात है कि इसी AI रेस में इंडिया है ही नहीं। पिक 15 के राजद आनंद ने ये सवाल 2 साल पहले अमेरिका में सैम अल्टमैन से ये सवाल पूछे थे, क्या सस्ता दाम पर फाउंडेशनल AI मॉडल इंडिया में बना सकते हैं क्या? लेकिन इसी का जवाब में सैम अल्टमैन ने कहा ये टोटल होपलेस। देखिए ये वीडियो। Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building foundational models? How should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. I think it is pretty hopeless, but. लेकिन सैम अल्टमैन का ये ओवर एटीट्यूड को चाइना का डीपसीक ने चकनाचूर कर दिया। अभी चाइना अपकमिंग सुपर पावर बनने के लिए जा रहा है और चाइना उसी को रोक रहा है और इंडिया अपना अपना स्टेट में उसी नेताओं ने पॉलिटिक्स करते रहते हैं। पूरा दुनिया चैट जीपीटी डीपसीक बना के सेलिब्रेट करते रहते हैं और अपना इंडिया में राम मंदिर और महाकुंभ प्रतिष्ठा करके सेलिब्रेट करते रहते हैं। नंबर 3 पे आती है कांग्रेस, जिनके पास ₹588 करोड़ के एसेट्स हैं। नंबर 2 पे आती है बीएसपी, जिनके पास 698 करोड़ के एसेट्स हैं। और नंबर 1 पे आती है बीजेपी, इनके पास 4,847 करोड़ के एसेट्स हैं। और ये वो एसेट्स हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने डिक्लेयर करे हैं। ये ऑफिशियल डेटा है। और भले ही हम बाकी डेवलप्ड कंट्री से हर चीज में पीछे रहें, लेकिन इलेक्शंस में पैसा खर्च करने में हम लोग सबसे आगे। गाइस, मैं गारंटी देता हूं जब तक इंडिया में ब्लैक मनी और उसी नेताओं का पॉलिटिक्स खत्म नहीं होता है, तब तक इंडिया में चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे AI आप भूल जाइए। गाइस, चैट जीपीटी डीपसीक क्या उसी का बाप जैसे आप बनाने के लिए इंडिया में टैलेंट इंजीनियर है, लेकिन उन लोग को उतना फंडिंग नहीं मिल पा रहा है R&D में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में जो मनी R&D में इन्वेस्ट होने की जगह ये नेताओं का जेब में जाता है। तो इंडिया कैसे ग्रो करेगा भाई?
यूएस स्पेंड करता है 3.4% ऑफ जीडीपी ऑन R&D, चाइना स्पेंड करता है 2.4%, इजराइल स्पेंड करता है 5.7% और इंडिया ओनली 0.6% इन्वेस्ट करता है R&D में। आप समझ पा रहे हो कितना इन्वेस्ट करता है इंडिया ने। 1990 में इंडिया का पर कैपिटा $367 और चाइना का $370 था, यानी कि देखा जाए तो पूरा ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन अभी 2023 आता आते एक रिपोर्ट में पता चलता है कि अभी इंडिया का पर कैपिटा $2239 और चाइना का $12,174 हो चुका है, यानी कि 5.5 गुना हमसे ज़्यादा उनका पर कैपिटा है। आप सोच पा रहे हो ये चाइना वालों ने हमसे कितना आगे निकल चुके हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को कंपेयर करते रहते हैं। गाइस अभी चाइना 2050 में जी रहे हैं और हम लोग क्या बताऊँ दोस्तों। सैम ऑल्टमैन से हमारा IT मिनिस्टर अश्विन वैष्णव ने ये क्वेश्चन पूछे थे जब सैम ऑल्टमैन ने इंडिया आए थे। क्वेश्चन ये था, देखिए ये वीडियो। I really want to echo the comments about the full stack approach. India is an incredibly important market for AI in general, for OpenAI in particular. It's our second biggest market, tripled users here in the last year. But mostly seeing what people in India are building with AI at all levels of the stack, chips, models, all of the incredible applications. So I think India should be doing everything. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. That it's really quite amazing to see what the country has done and embraced the technology and building again the entire stack of things on top of it. सैम ऑल्टमैन ने इंडिया के बारे में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव बोलते रहते, इसलिए उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है दुनिया में कुछ भी चेंज हो सकता है, सिर्फ उसी को बदलने के लिए लोग चाहिए। ये था दोस्तों इस वीडियो में। एक्चुअली ये डीप सीक है क्या और AI इंडिया में क्यों नहीं बन पा रहा है अकॉर्डिंग टू मी? आपका राय क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको 1% भी वैल्यू मिला, जरूर इसी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। गाइस आज वर्ल्ड में कोरोना के बाद एक न्यू HMP वायरस आया हुआ है। ये वायरस कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरा इंसान तक और इसी वायरस से बचने के लिए हमको कौन सा प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, ये पूरा बात रिसर्च करके मैंने इस वीडियो पर बताया हूँ। जरूर इस वीडियो को क्लिक करके देखिए। So learning with curiosity is the most powerful weapon, my friends, which you can use to change the world by this learning. So keep learning, keep growing, spread happiness. Jai Hind.